ओके जी, आपके पास लास्ट आर्टिकल कौन सा है जो आप लास्ट क्लास में नहीं थे? ओके जी, यार ये काम करें अतीक, ये जो लेक्चर 4.4 है ना, वो मेरे पास लगता है नहीं, तो आप ऐसा करें वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। किसके? डेविड सीले से। या तुम्हारे पास है 4.4? नहीं किया ना, यही मैं देख रहा हूँ 4.3 के बाद रुका हुआ है, आके 5.1 है। वो मिल जाता है उसे। अब जब तक मैं ये कर रहा हूँ ना ये लेक्चर, जब तक तुम उसको ढूंढो। हाँ? ओके जी, तो हम कहाँ थे? मुझे ऐसे करना, ईमेल कर देना। हाँ, ओके जी, वी वर हियर राइट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और बेसिस की बातें हो रही थी, ठीक है? तो वी हैव डन ऑल दैट।
ओके, शू शू शू, जी ये करना है हमने, राइट? स्पैनिंग सेट थ्योरम। देखिए इसका जो लॉजिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल्स देखी थी जिसमें हम एक वेक्टर स्पेस जनरेट कर रहे थे। हमने 4 पॉसिबल सेट दिए थे, याद है आपको? जिसमें एक रिजेक्ट हो गया था, 3 पास हो गए थे, जिसको हम एफिशिएंट कहते थे। अच्छा, अब असल में ये लेक्चर उसी से रिलेटेड है। वो जो 2 बेसिस थी ना, जो कि एफिशिएंट थी और एक नॉन एफिशिएंट थी, जिसमें 3 वेक्टर्स थे। तो अगर हम 3 वाले से शुरू करें तो हम उसमें से एक वेक्टर निकाल के बाहर फेंक दें, राइट है? उसमें कितने थे? v1 v2 v3 थे। अगर हम v1 को निकाल दें फिर भी बेसिस बन जाएगी, या v2 को निकाल दें फिर भी बन जाएगी, राइट? तो उस चीज को यहाँ एड्रेस किया जा रहा है। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ें। अ बेसिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड from a spanning set of vectors by discarding vectors which are linear combination of preceding vectors in the index set। ठीक है? अब मिसाल के तौर पर ये 3 वेक्टर्स हैं। अगर आप देखें ये R2 को जनरेट कर देंगे। किसको जनरेट कर देंगे? R2 को। क्या मतलब है? ये मतलब है अगर मैं कोई वेक्टर लूं ना x y, तो I can always write like this, alpha times v1 plus beta times v2 plus gamma times v3। तो ये है जनरेशन का मतलब है। अल्फा 1 v1 v2 v3 दिए गए हैं, कोई भी वेक्टर्स आएगा मैं उसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स लिख लूंगा। तो ये एक बेसिस है। बेसिस का मतलब ये होता है विच जनरेट होल स्पेस। मेरा ख्याल है अगर आप नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, घर में पढ़ लिया करें। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये पिछले 2 लेक्चर्स की हैं। लेकिन आज की तारीख में आप ये देख रहे हैं कि क्या ये जो 3 वेक्टर्स हैं क्या इससे कम में काम नहीं हो सकता? यानी एफिशिएंसी की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि हो सकता है। भाई देखो ये जो मैंने लिखा है ना अल्फा बीटा गैमा, इसने वही चीज लिखी है, बस थोड़ा सा नोटेशन में फर्क है। बजाय अल्फा बीटा गामा के ये क्या ले रहा है? C1 C2 और C3 ले रहा है। तो इसने कहा कि जरा गौर से देखें आप, ये जो मेरा वेक्टर है जिसको हम V3 कह रहे हैं, ये जो V1 और V2 की टर्म्स में लिखा जा सकता है, इसलिए कि ये वाला जो वेक्टर ना V3, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वेक्टर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो V3 किसके बराबर हो गया? 2v1 प्लस 3v2। अब आप क्या करें ना, इसको और इसको कंबाइन कर लें। तो इसके साथ क्या लिखूंगा मैं? V1 के साथ C1 प्लस 2C3, और दूसरे वाले के साथ क्या लिखूंगा? V2 के साथ जल्दी बताओ। ये लिखूंगा ना C2 प्लस 3C3। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 वेक्टरों से काम हो रहा था ना, V1 V2 V3 से, वो अब 2 वेक्टरों से भी हो रहा है। V1 V2 से भी हो रहा है। वेट डिफरेंट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट्स तो वेट्स है ना, वो तो कोई भी नंबर हो सकता है। असल क्या है? दी नंबर ऑफ वेक्टर्स टू स्टार्ट विद। तो आप 3 के बजाय 2 में भी कर सकते हैं। असल में हुआ पता है यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर यहाँ पे हुआ कि जो V3 है ना, ये असल में V1 और V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। V3 जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? V1 एंड V2 का। लिहाजा अगर हम V3 को डिस्कार्ड भी कर देना तो हमारा काम चलेगा। अब बच क्या गए? V1 V2। लेकिन अब V1 V2 को आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब दैट मीन्स के ये काम हो गया ना, क्या कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट हो गई ना। कहां से? स्पैनिंग सेट से। ठीक है, तो लिहाजा इसका मतलब यही है स्पैनिंग सेट थ्योरम का कि अगर कोई बेसिस, अगर कोई आपको एक सेट दिया गया है ना जिसके बारे में हम दावा कर रहे हैं कि वो पूरी स्पेस को जनरेट कर रहा है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो खुद ही बेसिस है। वरना उसमें उसको आप क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। उस बेसिस को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो इसमें बस इतना ही बताना था मैंने।
अच्छा, अब ये वही चीज है, उसका मतलब है उसी चीज को जो है ना इन्होंने थ्योरम बना के पेश कर दिया, राइट? स्पैनिंग सेट थ्योरम, ठीक है। ये हमारा एच है, ठीक है जनाब, क्या हो गया, ये हमारा एच हो गया। और इसमें हमने पी वेक्टर्स लिए V1 से लेकर Vp तक, ठीक है। अब इनमें से अगर कोई मतलब अगर ये सेट इंडिपेंडेंट है ना, तो कोई एक वेक्टर बाकी दूसरों पे क्या कर जाएगा, डिपेंड कर जाएगा, उसको आप बाहर कर दें। तो अब P से आप कहां पहुंच जाएंगे, P-1 में। कहां पहुंच जाएंगे, P-1 में। अब फिर वही देखें, P-1 डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट तो ये रुक जाएंगे, अगर डिपेंडेंट है तो फिर एक वेक्टर बाहर चला जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे, ठीक है। जहां पे आप रुकेंगे ना वही असल में बेसिस होगी ना, इसलिए रुकते कब है, जब कोई डिपेंडेंसी ना पता चले। यही चीज थ्योरम कह रही है। लेकिन इसमें खास बात है, खास बात पता है क्या है, ये जो एच है ना आपका, ये वाला एच, हो सकता है इसमें सिर्फ और सिर्फ यही वेक्टर हो। कौन सा वेक्टर हो, जीरो वेक्टर हो। फिर तो इसी कोई बेसिस ही नहीं होगी ना। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये असल में इसीलिए है कि ये जो आप काम कर रहे हो ना, एक निकाल के फेंक रहे हो, दो निकाल के फेंक रहे हो, तो बचेगा जब जब एच क्या है, नॉट नल है, यानी एच में नल के अलावा भी कुछ है। लेकिन अगर एच में सिर्फ नल है तो सारी बार हो जाएंगे, इसलिए कि उस केस में बेसिस नहीं होगी, जीरो इज नॉट ए बेसिस। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। ओके अच्छा, अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको गौर से देखिएगा। देखिए, सबसे आसान बेसिस जो होती है ना किसी मैट्रिक्स के जरिए से अगर आप लें, वो कॉल ए होती है। क्या होती है, कॉल ए। कॉल ए में कुछ नहीं करना होता, ये मेरा ए है, एक वेक्टर, कॉलम वेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो कॉल ए है, ये बेसिकली क्या होगी, इन चार वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगी ना, A1 A2 A3 A4 का। तो दूसरे लफ्जों में ये जो चार वेक्टर्स हैं ना, ये ए को जनरेट कर रहे हैं। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू स्पैन ऑफ A1, और क्या होगा भाई, A2, और क्या होगा A3, और क्या होगा A4। ठीक है जी। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या ये जो स्पैनिंग सेट है, क्या ये बेसिस फॉर्म कर रहा है। उसके लिए आपको चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, ये चार वेक्टर डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। उसके लिए अगर आपको याद होगा, बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के। सबसे आसान तरीका ये होता है कि इस ए को पकड़ो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते जाओ, कहां जाके रुको। देखिए, आमतौर पे तो मैं ये कहता हूं, क्या कहता हूं कि आप इकोलोन फॉर्म में रुक जाएं जाके। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको जाकर रुकना रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। याद है रिड्यूस इकोलोन फॉर्म क्या होती है, जिसमें पहला एलिमेंट्स 1 हो और उसके नीचे ऊपर सब 0। तो यहाँ पे वही बात आ गई ना, ये देखें, ये पहला एलिमेंट्स 1 है, इसके नीचे सब क्या है, 0 आ रहे हैं। दूसरा पिवट एलिमेंट 1 है, उसके ऊपर नीचे भी सब क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, हम किस आंसर की तलाश में हैं। बिल्कुल है, आपके अगर शक है तो पूछें, क्यों आपके पास शक है, ताकि उसमें दूर कर। क्या मिले, एक मिनट, खुदा के लिए तुमने क्या कर दिया, सारी लीनियर अलजेब्रा की बिल्डिंग गिरा दी भाई। नहीं, ये क्या हो गया तुम्हें, फर्क सिर्फ इतना है, कोलोन रिड्यूस कोलोन फॉर्म में। देखें आप करते क्या, चले दोबारा से रिवाइज कर लें तो 2 मिनट लगेंगे। एक मैट्रिक्स है, उसको आपने कोलोन में रिड्यूस कोलोन में ले जाना है। ठीक है, पहले रिड्यूस भूल जाए, पहले कहाँ जाएंगे आप, इकोलोन फॉर्म में जाएंगे ना। तो इकोलोन फॉर्म का मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट में 1 करना है,
सब नीचे 0 करने। यस, उसमें ये नहीं होता कि आपने उसको 1 करना है और ऊपर भी 0 करना है, सिर्फ नीचे देखना होता है ना भाई। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब ये आ गई इकोलोन फॉर्म, तो रिड्यूस में क्या करते हैं, सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 1, मतलब मजीद ऑपरेशन करते हैं, फिर उसकी मदद से ऊपर वाली चीजें, यानी वो जो पिवट एलिमेंट होता है ना, उसके ऊपर वाले 0 करते हैं। तो इसमें ये कहां से आ गया कि हर रो में पिवट होगा? हाँ, नहीं होगा ना भाई हर रो में पिवट। ठीक है, इसमें ही नहीं आ रहा, देख ले, अच्छी मिसाल है। 2 रोज में तो पिवट आ ही नहीं रहा, सिर्फ पहली 2 रोज में। ठीक है, तो अब जरा आइडिया जो है ना, इसको आप गौर से देखिएगा। यहां तक तो आप कर रहे, भूल गए, बता दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या आएगा, ये बिल्कुल नया आइडिया है। आगे अगर आप गौर देखें, ये जो मैट्रिक्स आई है ना, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, रिड्यूस इकोलोन फॉर्म, इसका नाम रख लें आप B1, B2, B3, B4, यानी एक और नई मैट्रिक्स बना लें आप, B। ठीक है, अच्छा, मजे की बात यह है कि जो बी मैट्रिक्स बनती है ना, जब आप रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में चले जाएं, तो उसमें आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी। क्या पता चल जाता है? फॉर्म ऑफ डिपेंड। देखें जरा गौर से, ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, ये क्या नजर आ रहा है आपको? दूसरा वेक्टर पहले का ट्वाइस है, आ रहा है ना नजर? तो आप लिख सकते हैं ना कि मेरा B2 जो है वो किसके बराबर है, 2B1 के। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये वाला जो वेक्टर है ना मेरा B4 सॉरी, ये रहा, ये पता क्या करेगा, ये जो वेक्टर्स है ना 4, 5, ये जनरेट हो जाएगा। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। तो मेरा फोर्थ वेक्टर जो है वो B4 जो है 4B1 5B3 आ गया। यही तो डिपेंडेंसी होती है ना, डिपेंडेंसी। तो अब इसमें कैसे आपने किया, देखें आप जरा गौर से सुनिएगा। ये 2 रिलेशन पता आपने कैसे लिखे? ये ऐसे लिखे कि इस 2 रिलेशन आप इसलिए लिख रहे हैं कि इस सेटअप में जो रिड्यूस इकोलोन फॉर्म है, आपको 2 जो है ना वो पिवट कॉलम मिले हैं और 2 नॉन पिवट कॉलम मिले हैं। कौन कौन से पिवट कॉलम है इसके अंदर? हैं? फर्स्ट एंड थर्ड है, वेरी गुड। इसलिए है फर्स्ट एंड थर्ड, के फर्स्ट एंड थर्ड रो जो है वो क्या है, पिवट रो है। ठीक है, अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे इत्तेफाक ऐसा है, बल्कि यहाँ भी नहीं इत्तेफाक, अच्छा हुआ। रो 1 एंड रो 2 पिवट है, लेकिन जो पिवट एलिमेंट है ना, पहला पिवट एलिमेंट कॉलम 1 और रो 1 में, दूसरा पिवट एलिमेंट दूसरी रो एंड कॉलम 3 में। तो जब आप रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में चले जाएंगे ना, और जब आपके पास पिवट एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो आपको पिवट रो भी पता होंगे और पिवट कॉलम्स भी। जरूरी नहीं है वो सेम हो। जोर यहाँ किस पे दिया जा रहा है? पिवट कॉलम्स पे। तो भाईजान पिवट कॉलम्स से, तो जो पिवट नहीं है वो नॉन पिवट हो जाएंगे। तो मजे की बात है, पिवट कॉलम्स ही बी स्पेस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। आप गौर करें, आप ये वेक्टर्स और ये वेक्टर्स, क्या ये एक दूसरे की मदद से जनरेट किए जा सकते हैं? पहला और तीसरा नहीं किए जा सकते, इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये वाले जो वेक्टर्स है ना, ये और ये जो क्या है, नॉन पिवट कॉलम, ये डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंसी भी फौरन पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? फौरन। ये देखें ना, थर्ड वेक्टर जो है, ये वाला, सॉरी, ये जो है, ये वाला कौन सा है, ये सेकंड वेक्टर क्या है, डिपेंडेंट है ना। कैसे डिपेंडेंट है? ये पहले का ट्वाइस है, ये वाला चीज। ये आखिरी वेक्टर क्या है, नॉन पिवट है ना, ये भी डिपेंडेंट है। कैसे? अगर आप इसको देखें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया। अब बड़ी मजे की बात यह है कि जो डिपेंडेंसी रिलेशन बी में होता है ना, बड़ी सरप्राइजिंग है, वही डिपेंडेंसी रिलेशन किस में होता है, ए में होता है। ये देखें, या बिल्कुल सही कहा, ये आपने लिखा है। ये देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो ये वाली बात कर रहे हो। आप इसकी बात कर रहे हो, elementary row operations on a matrix do not affect the linear dependence relation among the columns of the matrix। मतलब है कि शुरू में जो भी डिपेंडेंसी रिलेशन होगा ना, वही एंड में होगा।
शुरू में समझ में नहीं आता। आप मुझे बताएं, इस मैट्रिक्स में वो जो ऊपर लिखी हुई है, जिसकी 2 रोज नजर आ रही हैं, 2 ऊपर लिखी हुई हैं, बड़ा मुश्किल है देखना कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो आखिर में कहानी है, ये बड़ी सिंपल कहानी है, तो यही चीज रिफ्लेक्ट करेगी ओरिजिनल पे। तो लिहाजा अगर ये वाला रिलेशन है जिसमें ये क्या था, 2 था ना, यही रिलेशन यहां पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने सीधा सीधा A2 और A4 को तो वैसे ही बाहर कर देना, इसलिए कि डिपेंडेंसी बाहर कर देते हैं ना। अच्छा, बाकी बच गए कौन से, A1 एंड A3। लेकिन आप खुद देख लें, ये A1 और A3 ये तो पिवट कॉलम्स है ना, ये तो हमेशा क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो लिहाजा आपके पास क्या सूरत हाल आ गई कि वो जो कॉल A था ना, जो 4 वेक्टरों से जनरेट हो रहा था, A1 A2 A3 A4, लेकिन अब वो 2 भी जनरेट हो सकता है। कौन से जनरेट हो सकता है, A1 एंड A3। ये आ गया जनाब। एक मिनट, हम यहाँ पे थे ना, we were here। बल्कि और पीछे चले, नहीं यहाँ नहीं, ये हो गया था। फिर हम यहाँ पहुंचे थे, ये अभी हमने सारा डिस्कस किया, यही सारा कुछ डिस्कस किया है ना। सो देयरफॉर स्पैन A1 A2 A3 is equal to span A1 A2 A1 A3 and A1 A3 is a basis for call A। तो जो 4 से हो रहा था वो 3 से भी हो सकता है, सॉरी, जो 4 से हो रहा था वो 2 से भी हो सकता है, और 2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, लिहाजा ये क्या हो गई, बेसिस हो गई। लेकिन इसे एक बात का ख्याल रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आखिर में जाकर पता क्या करते हैं, वो कहते हैं ये वाली एनालिसिस की है ना हमने, कौन सी वाली एनालिसिस, कि ये जो वेक्टर है हमारे पास, इनमें से क्या चीज निकल गई, 2 निकल गया और 4 निकल गया, बाकी क्या बचा, B1 B3। तो वो कहते हैं B1 B3 इज ए बेसिस। भाई B1 B3 नहीं है, B1 B3 ने तो आपको एक क्लू दिया है, असल में A1 और A3 है, ये रहा। ये अक्सर कंफ्यूजन कर जाते हैं लोग। वो असल में होता ये है ना कि आपको ये आदत पड़ी हुई है ना, किसी सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, कौन देखता है पहले वाले को, सब कुछ आखिर से आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं है, डिपेंडेंसी में यहाँ पे आपको जाना वही है, कहाँ, वेरी फर्स्ट के ऊपर ना। ओके, ऑलराइट जनाब, अब जरा थ्योरम आ जाते हैं। देखिए थ्योरम सिंपल हो गई। अब क्या हो गई जनाब, पिवट कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए फॉर्म ए बेसिस ऑफ कॉल ए। यानी कहने का मतलब है कि अब आप वो काम ना भी अगर करें जो हमने नीचे किया था ना, क्या किया था कि B1 B2 और उसमें रिलेशन देखा था, फिर उसकी मदद से हमने ए का रिलेशन बनाया था, फिर हमने डिपेंडेंसी को बाहर किया था, लेकिन जो बच गया था वो तो पिवट कॉलम्स ही बचे थे ना। तो आप डायरेक्ट मतलब है बी को छोड़ें, आप सिर्फ ये करें कि जब बिल्कुल नीचे आए और क्या देख लें। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, अब थ्योरम के यूज के लिए आपको वहां जाना भी जरूरी नहीं है, रिड्यूस इक्वलन फॉर्म। रिड्यूस इक्वलन फॉर्म में तुम्हें इसलिए किया था ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन अब थ्योरम के हिसाब से तो आप इक्वलन फॉर्म में भी डिसाइड कर सकते हैं, क्या डिसाइड कर सकते हैं, हाँ, यानी पिवट कॉलम्स ऑफ ए विल फॉर्म द बेसिस। ठीक है, तो अब आप रिड्यूस में भी जाने की भी जरूरत नहीं है, इक्वलन में भी काम हो जाएगा। लेकिन रिड्यूस में जाना इसलिए जरूरी था ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो जाएगी, भाई ये क्यों हो रहा है सारा काम। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, नो डाउट कि अभी हमने जो काम किया था ना, हमने एक ए को लेकर बताया था कि साहब क्या बताया था कि इसका जो बेसिस है वो कौन कौन से कॉलम होंगे। लेकिन अगर इस किस्म की सूरत हाल हो, इसमें कोई एक ही जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपके पास एक वेक्टर्स V1 है, एक V2 है, एक V3 है, और आपसे कहा जा रहा है कि इस स्पैन का बेसिस मालूम करें, राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, अगर 3 वेक्टरों की स्पैन है तो वो असल में किसी मैट्रिक्स का कॉल ही होगा ना। तो आपने वो मैट्रिक्स बना ली, ये बन गई मैट्रिक्स। अब इस पर आपने वही काम करना है, क्या ऑपरेशन करने, रिड्यूस इक्वलन फॉर्म में ले जाना है, यहां पर पहुंच गया। हाँ, नहीं देखें, अब 2 चीजें, अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम।
एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम तो बहुत सिंपल है क्या, कि जनाब अली ये वाला कॉलम जो है वो पिवट कॉलम है और ये वाला कॉलम भी क्या है, पिवट कॉलम है। तो बेसिस क्या हो जाएंगी, पहला और थर्ड। लेकिन पहला थर्ड कौन सा, ये पहला थर्ड या ये वाला पहला और थर्ड? हाँ लिखा हुआ है ना, ये पिवट कॉलम्स ऑफ, तो ये वाले पिवट कॉलम्स है ना, ये पहला और तीसरा। अब ये आ गया 1 2 -3 एंड 3 6 9। एक मिनट, क्या कहा आपने, दोबारा से कहो। किसका डबल है? वो तो सही है ना। एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं एक मिनट, आपने जो कहा है ना वो आपने कंफ्यूज कर दिया। आप कह रहे हैं वही है लेकिन साइन का फर्क है। ओ भाई लेकिन ये तो आप उसको कहने की क्या जरूरत है, सेम सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए कि सेम का तो मतलब ये, सेम का मतलब ये होता है एक दूसरे का मल्टीपल। चलो यार, एग्री कर गए ना कि 1 और 3 जो है ना एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। अगर डिपेंड करते तो यहाँ नजर नहीं आते आप। इसलिए कि यहाँ पे जो होता है ना, जो बेसिस में चीजें होती हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब जो असल चीज है उस पर तो आप जोर नहीं दे रहे। आप ये तो बता ही नहीं रहे कि ये वाला जो वेक्टर है ये क्यों बाहर कर दिया गया है। नहीं, जो आप वो दूसरा आर्गुमेंट दे रहे थे कि वो कॉम्बिनेशन का और ये मल्टीपल, वो यहाँ पर दो ना, वो यहाँ से पता चलेगा आपको। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, B1 क्या है, B2 क्या है, -2B1। यही हाल ऊपर है, आप देख लो। A2 जो है वो -2 टाइम है A का, मतलब A2 जो है A1 को -2 मल्टीप्लाई करने से आता है। ओके जी। अच्छा, अब ये जो चीज है ना लिखी गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आप ही से कहूंगा कि आप ही जरा मुझे बताएं क्या क्या कह रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है ये जरा बताओ। हाँ? ये असल में रिव्यू है, रिव्यू, ठीक है। ये वही बात बता रहा है आपको कि अगर आपने ए से कहानी शुरू करनी है ना, ए से अगर कहानी शुरू करनी है और अगर आपने नल ए निकालना है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन फिर बेसिस पता कैसे लिखोगे, वो खास अंदाज है। कौन सा खास अंदाज है? फ्री वेरिएबल्स की टर्म्स में आपने क्या लिखनी है, एवरीथिंग। तो अगर 3 फ्री वेरिएबल्स होंगे तो उसके साथ 3 स्पेशल वेक्टर्स आएंगे जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन नल स्पेस का बेसिस होगी। तो वो असल में जो मेथड होता है ना, कौन सा, AX0, A लिखा, 0 लिखा, रो ऑपरेशन किए, फ्री वेरिएबल्स देखा, पूरे कॉलम को इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स लिखा, फिर फ्री वेरिएबल्स का कंट्रीब्यूशन अलग अलग किया, तो फिर वो जो वेक्टर बचेंगे वो क्या है, बेसिस है। तो ए के साथ 2 चीजें बड़ी मशहूर होती हैं, एक नल है और एक कॉल है। तो नल है हम पहले देख चुके थे, वो इसमें लिखा है, समराइज किया गया है। ये इसी नल है की तो बात हो रही है ना। यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस टू ट्रांसफॉर्म A0 इक्विवेलेंट reduced echelon form B0, use the reduced row echelon form to find out the parametric representation of general solution in this। तो ये तो वही हो गया ना, नल ए की डिस्क्रिप्शन। अब कॉल ए की तरफ आते हैं। कॉल ए तो अभी अभी पढ़ा है ना। कॉल ए क्या है, बेसिस फॉर कॉल ए इज फॉर्म बाय द पिवट कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है। और ये वार्निंग इसीलिए लिखी है, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, यूज द पिवट कॉलम्स ए not the pivot columns of B, where B is reduced echelon form and in row। तो फिर आप ये सवाल कर सकते हैं कि साहब ये फिर B को जब यूज ही नहीं कर रहे तो B को निकाल क्यों रहे हैं? इसका जवाब बिल्कुल। देखें, B को तो हम इसलिए निकाल रहे हैं ना कि जब तक B नहीं निकालेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि ओरिजिनल वेक्टर्स में डिपेंडेंसी किस किस्म की थी, ठीक है। अभी कुछ सक्सेस नहीं हुई। किसका पासवर्ड? चलो एक काम करते हैं, मेरा ख्याल है मेरे पास वहां मौजूद है ये चीज। मेरा पुराना जो है ना, वो पुराना जो मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया है, आर्काइव में देख लेते हैं। वो मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, डोंट वरी। ये बच्चे, ये खत्म हो गया ना आर्टिकल। अब हम जा रहे हैं 4.4 की तरफ।
जब तक आप लोग ऐसा करो कि जो लोग आ चुके हैं ये ले रहे हैं, देखना ये एक है या दो है, जरा को मोटा आर्टिकल लग रहा है, एक ही है ना ये। हाँ ठीक है, ये पूरा 4 चैप्टर है, ये लो ठीक है सही। अच्छा ये जो चैप्टर 4 है ना, इसके बाकी आर्टिकल में दे रहा हूँ आपको 4.4 से लेके। ये थोड़ा सा डिले है, मैं अपनी तरह वो पीडीएफ देख रहा हूँ 4.4, मेरे पास पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। गूगल डेविड सीले।
अच्छा क्या हो यार, कुछ नहीं मिल रहा। पहले वाले क्वेश्चन नहीं है, पहले लिखने करके मेरे को यार वो भी नहीं मिल रही ना, क्या पता नहीं क्या हो गया। पहले वाले कोर्स यहाँ पे नहीं आ रहे ना। वो असल में उन्होंने आर्काइव कर दिए हैं। हाँ आर्काइव यहाँ पे कहाँ पे आर्काइव? ये वाले ये है। चलें, ये तो आ गया, लेकिन अब इसमें लोग हैं ऑलरेडी। हाँ, लेकिन इसमें वो नहीं दे रहा, ये स्प्रिंग 19 की दे रहा है, इससे पीछे पढ़ाया था मैंने। ये देख रहे हैं ना, ये 19 के आ रहे हैं सारे। लीनियर अलजेब्रा मैंने 19 में नहीं पढ़ा है इत्तेफाक से। देख कर ले हाँ और आर्काइव 2 ऐसे नहीं कह रहा है, नॉट ट्राई वो कर ले क्या। हाँ, काम करो यार, जी सर। वो कैसे आएगा, ब्लैंक पेज कैसे आएगा, वैसे ही पढ़ते हैं आप। अच्छा सही, जूम कर शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे शेयर व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। हाँ ठीक है, सही, यहाँ पे चलो वेरी गुड। अच्छा भाई सॉरी, वो जरा मुझे पीडीएफ नहीं मिल रही, तो वो जो क्लासिकल मेथड होता है उधर चलते हैं, राइट, बोर्ड वाला। आपके पास तो नोट्स है ना जो 3 बैठे हुए, वहां पे नहीं है। देखिए अब हमारा जो हेडिंग है वो 4.4 है, विच इज दिस, ठीक है। 4.4 मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ऑलराइट, सबसे पहले जो है ना, ये कह रहा है, क्या कह रहा है साहब कि देखें स्पैनिंग सेट में और बेसिस में क्या फर्क है। स्पैनिंग में भी यही, मतलब एक बात तो कॉमन है ना कि स्पैनिंग सेट भी सारे वेक्टर जनरेट कर देता है ओरिजिनल स्पेस के, और बेसिस भी कर देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्पैनिंग सेट है ना, उसमें आपके पास चॉइस होती है कि इसको ले लो उसको छोड़ दो, लेकिन बेसिस में ऐसा नहीं है, ठीक है। और फिर ये होता है कि जब बेसिस है, तो बेसिस में पता है क्या होता है कि अगर आपने एक वेक्टर लिया ना एक्स, और आपने बेसिस की टर्म्स में लिखा, फर्ज कर लें आपके पास बेसिस ये है, इसको हम कहते हैं थ्योरम 7। थ्योरम 7 असल में ये है यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, द यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। इसका मतलब सिर्फ इतना है रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का कि अगर आपके पास एक बीटा है ना, एक बेसिस है, ठीक है, बीटा इज द बेसिस ऑफ b1 अप टू bn, तो आपके पास एक वेक्टर लें आप x बिलोंग्स टू v। इसका मतलब क्या होगा, यही होगा ना कि x जो है वो कैन बी रिटन एज c1 b1 प्लस c2 b2 प्लस सो ऑन। क्यों भाई, बेसिस का यही मतलब होगा ना कि कोई भी वेक्टर जो स्पेस में है वो इन वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम ये कहती है कि ये जो c1 c2 c3 है ना, ये यूनिक होंगे, यानी कोई और सेट ऑफ वेट्स x को जनरेट नहीं करेगा। अगर एक सेट ऑफ वेट्स आ गया ना, तो बस वही होगा, दूसरा नहीं होगा। अच्छा, इसका प्रूफ करने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, वो जो मैथमेटिशियन कहता है ना कि सपोज नॉट, यानी फर्ज करते हैं कि कुछ और भी वेट्स हैं,
सपोज इट इज नॉट द केस, सपोज इट इज नॉट द केस, ठीक है। क्या मतलब कि ये C1 C2 क्या यूनिक नहीं है। इसका मतलब है हम x को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, D1 B1 प्लस D2 B2 एंड सो ऑन प्लस DN BN, सही है, प्लस DN BN। अब आपने ये शो करना है कि भाई ये जो आपने D1 रखा है ना नाम, ये असल में D1 नहीं है, ये B1 ही है, और ये जो आपने D2 का है ना, ये D2 नहीं है, क्या है, C2 ही है। तो फिर क्या साबित हो जाएगा, यूनिकनेस। उसका तरीका पता है क्या है, आप इस इक्वेशन को कहें 1, इस इक्वेशन को कहें 2, आप 1 माइनस 2 बताएं मुझे क्या हो जाएगा। इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस 2, लेफ्ट साइड पे तो 0 आ जाएगा ना, राइट साइड पे क्या आएगा, C1 माइनस D1 B1, आगे क्या आएगा भाई, प्लस C2 D2 ब्ला ब्ला ब्ला, यही आएगा ना। मगर अब आप जरा गौर तो फरमाइए, आपने क्या कहा है B1 और B2 के बारे में, क्या लिखा है, बेसिस लिखा है ना। तो बेसिस का मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है ना। तो अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0, तो वेट्स क्या होंगे उसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चॉइस आएगी, वेट्स है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि C1 माइनस D1 क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से आगे क्या हो गया भाई, C2 माइनस D2 भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है जिसको आपने D2 कहा है वो असल में C1 ही है, सॉरी जिसको D1 कहा है वो C1 ही है। यहां से क्या आया कि C1 इज इक्वल टू D1, और यहां से क्या आया भाई, C2 इज इक्वल टू D2, ये यहां से C2 इज इक्वल टू D2। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट की बात हो रही है। बात सुने गौर से, क्या लिखा हुआ है, यूनिक। यूनिक का मतलब यही है कि अगर एक वेट्स आ गए ना जिसने हमारे एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, तो दूसरे कोई वेट्स डिफरेंट नहीं हो सकते। तो मैथमेटिशियन प्रूफ करने का तरीका होता है, वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि वो डिफरेंट है, D1 D2 दो इक्वेशन बन गई ना, इसका सब्ट्रैक्शन किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है भाई, B1 B2 क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, और कॉम्बिनेशन क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0। तो वेट्स क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 होंगे। इसका मतलब है C1 माइनस D1 0 हो गया, C2 माइनस D2 0 हो गया। तो लिहाजा जो D2 था, D1 जो था वो C1 ही है, ये वाला, और वो जो C2 वो जो D2 है, बल्कि मैं ख्याल में उल्टा लिखना चाहिए था, शुरू हमने C1 से किया है ना, तो हमें ये लिखना चाहिए कि D1 बराबर किसके है, C1 के, और D2 किसके बराबर है, C2 के, एंड सो ऑन। तो ये साबित हो गया क्या कि अगर आपके पास एक बेसिस है ना, और किसी वेक्टर को उसके कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख रहे हैं, तो जो वेट्स हैं वो यूनिक होंगे। लेकिन अगर बेसिस नहीं है, स्पैनिंग सेट है, फिर यूनिकनेस की गारंटी नहीं है। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वेट्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। तो यह है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट आया, ये तो थ्योरम हो गई ना 7। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, किसकी तरफ चलते हैं, अब हम चलते हैं जनाब डेफिनेशन की तरफ। फर्स्ट कर लें एक बेसिस है बीटा, क्या है भाई, बेसिस है बीटा, जिसमें वेक्टर्स क्या हैं आपके, B1 B2 अप टू Bn, ठीक है जनाब। ये बेसिस है, बीटा इज ए बेसिस फॉर V। अब आपने एक वेक्टर लिया, क्या लिया, एक वेक्टर लिया x, ये चूंकि बेसिस है ना, तो लिहाजा क्या होगा, वेट्स मिल जाएंगे ना आपके पास, C1 C2 एटसेट्रा, आगे क्या आएगा एंड में जाके Cn Bn। तो ये जो नंबर्स है ना, ये C1 C2 Cn, इनका अगर आप एक वेक्टर बनाए ना, C1 C2 अप टू Cn,
ये वेक्टर कहलाता है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। क्या कहलाता है भाई? ये कोऑर्डिनेट वेक्टर। देखिए इसमें जो बड़ी ब्यूटी है ना इस समय वो ये है, जब हमने शुरू में कहानी शुरू की थी ना R2, R3, R4, तो हमने R2 को क्या कहा था? ये एक्स वाई का कलेक्शन है। R3 को क्या कहा था? एक्स वाई जी। जब R4 पे गए तो फिर हमने कहा यार नोमेनक्लेचर बदलो, हमने कहा X1, X2, X3, X4, इस किस्म का कलेक्शन क्या है? R4। तो ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई ये सब क्या कहलाते थे? कोऑर्डिनेट्स कहलाते थे ना। और ये जो वेक्टर क्या कहलाता था? इसको आप कोऑर्डिनेट वेक्टर भी कह सकते थे। लेकिन आज की तारीख में Rn की बात नहीं हो रही, ये इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? ये V। इसका मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स है, ये हर वेक्टर स्पेस के लिए क्या है? वैलिड है। हर वेक्टर स्पेस के लिए वैलिड है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। P2 याद है क्या है? P2 यस, P2 क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस P2 की एक बेसिस है, ये हमने डिस्कस भी की थी, 1 T और T स्क्वायर P2 की क्या है? बेसिस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं P1T जो इसके बराबर है 80 माइनस 90T स्क्वायर, तो आप ये 80 माइनस 19T स्क्वायर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस कैसे लिखोगे? आपको इस तरह से लिखोगे ना, 80 इंटू 1 प्लस 0 इंटू टी, उसके बाद लिखोगे प्लस माइनस 90 इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो नंबर है ना, कौन से नंबर? ये 80, ये 0 और ये माइनस 90, इसका आप एक वेक्टर बना लो। क्या बना लो भाई? वेक्टर 80, 0, माइनस 19। तो ये जो जेंटलमैन बना है ना, ये असल में इसका किसका? इस P1T का क्या है? क्या है? बीटा वेक्टर है ये। बात समझ में आई? P1T बीटा इस क्या है? 80, 0 एंड माइनस 90। इसलिए कि जो 80, 0, माइनस 90 है ना, इन तीन नंबरों से जब हमने स्टैंडर्ड बेसिस कौन सी 1T स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेक्टर्स आ गया। कौन सा वेक्टर्स आ गया? 80 माइनस 90T स्क्वायर। तो आपने देखा कि ओरिजिनल कलेक्शन में किसी R3, R4, R5 का नाम नहीं था। ओरिजिनल कलेक्शन क्या थी? सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेकिन एंड में क्या हो गया? एक वेक्टर आ गया। कौन सा? 80, 0, माइनस 90, जो उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है ना, ये वाली चीज ये कहलाती है, क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ P1T। तो अब आपने देखा कि कोऑर्डिनेट वेक्टर्स जो है ना, वो किसी भी वेक्टर स्पेस के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में आप एक और काम भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट वेक्टर हमेशा एक वेक्टर होगा, वही पुराना दोस्त अपना। ठीक है, ये ना, ये हमारा पुराना फ्रेंड है ना यार, 3 डायमेंशन वाला पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ, आप कहीं पे भी बैठे हो, आप P2 ले लें, आप P10 ले लें, आप मैट्रिसेस ले लें, अगर आप उन सब की बेसिस लें और कोशिश करें कि एक वेक्टर को लिखें एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस, तो आपके पास हमेशा एक कोऑर्डिनेट वेक्टर आ जाएगा। बेसिस डिफरेंट हो जाएगी तो हो सकता है कोऑर्डिनेट वेक्टर भी डिफरेंट हो जाए। तो ये कंसेप्ट समझ गए ना? कौन सा कंसेप्ट? कोऑर्डिनेट वेक्टर का। इट्स वेरी सिंपल, बस ये है डेफिनेशन। 3 चीजें, बल्कि 4 चीजें कह लेते हैं। पहली चीज क्या है? एक बेसिस होनी चाहिए, ये वाली। दूसरी चीज क्या है? सॉरी, पहली चीज क्या है? एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। दूसरी क्या है? उसकी एक बेसिस होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? एक मेंबर है। अब मेंबर को अगर आप लिखेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1, B2, B3, तो ये वेट्स जो है ना, ये वेट्स यही फॉर्म करेंगे एक वेक्टर, जिसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स। ठीक है, चलूं अब आगे। कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स। ओके,
अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट वेक्टर भी कहते हैं और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, बीटा कोऑर्डिनेट वेक्टर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बीटा कोऑर्डिनेट वेक्टर, राइट? ओके, जरा आप एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल ये है, ऑलराइट, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास बीटा जो है वो ये है B1 B2 where B1 is 3 1, B2 is 0 1, अच्छा एक और भी है, E equal E1 E2 where E1 is this, sorry, E1 is this 1 0 and E2 is this 0 1. असल में इसे जो लिखा नहीं है ना वो मैं लिख देता हूं। हमारी जो वेक्टर स्पेस है ना वो यहां पर है R2। हमारी वेक्टर स्पेस क्या है भाई? यहाँ पे R2 है। ये कह रहा है कि ये R2 में ये दो बेसिस हैं। देखें, याद है पिछले लेक्चर में क्या बताया था? बेसिस मे नॉट बी यूनिक, एक से ज्यादा बेसिस हो सकते हैं। सिर्फ चेक क्या करना होता है कि जो भी सेट क्लेम कर रहा है कि आई एम बेसिस, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा ये कि वो सेट वेक्टर स्पेस को जनरेट करते पूरा। तो ये दोनों बेसिस जो है ना, दोनों बेसिस हैं इसलिए कि दोनों आप अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं और दोनों जो है वो जनरेट कर सकती हैं, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला जो बेसिस है ना, ये वाली बेसिस, आप जरा मुझे एक आइडिया बता दें कि अगर मैं कोई एक वेक्टर लूं एक्स वाई जो R2 को बिलोंग कर रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस एक्स वाई को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे कैसे लिख सकता हूं? 3 1 0 1। सोच के बताना। मैंने एक्स वाई को कोई नंबर नहीं दिया जानबूझ के, जस्ट वेरिएबल रखा है। तो ये एक्स वाई कैसे लिखा जा सकेगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 1 एंड 0 1? मुझे तो वेट्स बताओ ना यार, यहाँ पे क्या लिखूं और यहाँ पे क्या लिखूं? देखिए, एक तरीका तो वो होता है ना, वो जो बिल्कुल लेबोरियस है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सपोज कर लूं C1 है, यहाँ पे सपोज कर लूं C2 है, और C1 और C2 को सॉल्व करूं इन टर्म्स ऑफ XY। लेकिन यार एक जहानत भी तो होती है ना, जहानत दिखाओ यहाँ पे। नहीं दिखा रहे। देखिए मैं बताता हूँ क्या होगा ये। यार आप इस तरह से सोचो भाई, यहाँ पे आप कुछ भी लिख देंगे, उधर तो 0 है ना, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा ना। यहाँ 3 है, यहाँ x है, तो ये पहला वाला वेट क्या होगा? x/3। इतनी कौन सी मुसीबत आ रही है यार? पहला वाला वेट क्या होगा? x/3। असल में वही है जो आगे जाके मैंने सिस्टम सॉल्व करके आना था, लेकिन मैंने कहा ना कि भाई जरूरी नहीं कि हमेशा आप वो दकियानूसी बने, कुछ अकल भी इस्तेमाल करें थोड़ी सी, राइट? तो ये वाला वेट क्या है, समझ आ गया आप? क्या है? x/3। इसलिए कि ये वेट इससे मल्टीप्लाई हो तो x आ जाएगा, और यहाँ कुछ भी नंबर रखूंगा वहां तो 0 है ना। अच्छा, अब जरा इधर आ जाइए, अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जब मैंने x/3 रख दिया ना, तो यहां से तो मुझे मिला ही मिला क्या? x/3। लेकिन मुझे तो यहाँ y चाहिए। यहाँ पे 1 रखा हुआ है, तो जल्दी बताओ वेट्स क्या हो जाएंगे? जो चीज आ रही है ना उसको बाहर करना है ना, तो यहां से जब आप देखोगे तो x/3 आएगा ना, यहाँ तो है ही नहीं, तो वहां पे मैं -x/3 कर देता हूं। तो ये वाला वेट जो होगा ना वो ये होगा y - x/3।
अब होगी क्लियर या नहीं हुआ? अब आप कंफर्म करके देख लो यार बस। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना x/3 से, तो यहाँ तो 0 है ना, तो मेरे पास x आ जाएगा। जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x/3। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? y माइनस x/3। तो प्लस x/3 माइनस बाकी y आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो xy है, इसका जो बीटा कोऑर्डिनेट वेक्टर्स है वो क्या होगा? ये बताओ क्या होगा? अब आगे समझ में बात एक्स बीटा की। एक्स बीटा असल में वो वेक्टर होता है जो जो वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, अगर हम उनको वेट्स मानकर बेसिस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और आ जाते हैं। आप मुझे बताओगे ये क्या होगा? व्हाट इट विल बी? एक्स वाई ई क्या होगा? ई लिखा हुआ है ऊपर, E1 E2, E1 E2 की डेफिनेशन दी गई है। व्हाट विल बी एक्स वाई ई? बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी वजह यह है ना, जब मैं इसको इसकी मदद से जनरेट करूंगा तो मुझे पहले वेक्टर को एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरे को वाई से। तो असल में ये कहानी जो है ना, अब आप इसको इस तरह से समझे, वो कहते हैं ना, एक तो होती है ना कि मतलब है कि फ्रॉम लो से हाई, एक होता है हाई से लो आना। अब आप ये समझें कि हमने एक हाई क्लास डेफिनेशन दी है किसकी? बीटा कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो जब पुराने जमाने में जब एक्स वाई लिखते थे ना, ये एक्स वाई, दिस एक्स वाई, तो भाई ये वेक्टर भी होता था और ये कोऑर्डिनेट वेक्टर भी होता था। देखें यहां पे अगर आप कुछ नहीं लिख रहे तो यू आर जस्ट सेइंग इट इज ए वेक्टर, लेकिन जब आप यहां लिख रहे हैं तो यू आर सेइंग इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ बेसिस। तो जो पुराना एक्स वाई था ना, वो भी असल में कोऑर्डिनेट वेक्टर था, लेकिन बेसिस क्या चल रही थी? स्टैंडर्ड बेसिस चल रही थी। आज की तारीख में क्या हो रहा है? जब आप इधर आ गए, जब आप इधर आ गए, जब आप इधर आ गए, तो इसका मतलब है अब आपकी बेसिस जो है ना, वो स्टैंडर्ड बेसिस से डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो वो जो नंबर होंगे ना, वो इनसे क्या कर जाएंगे? डिफर कर जाएंगे। ब्यूटी पता क्या होती है? जब स्टैंडर्ड बेसिस चल रही होती है ना, तो वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर सेम होते हैं। समझ रहे हो ना? एक्स वाई क्या कहलाता है? वेक्टर। ये क्या कहलाता है? एक्स वाई ई कह लो या बीटा कह लो या जो भी कह लो, ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट वेक्टर। लेकिन अगर ई का मतलब यही है स्टैंडर्ड, तो फिर वेक्टर और कोऑर्डिनेट वेक्टर में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, सही है। लेकिन अगर बेसिस अदर देन स्टैंडर्ड हो, तो फिर वेक्टर और कोऑर्डिनेट वेक्टर में फर्क होता है। और कोऑर्डिनेट वेक्टर कैसे निकलता है? वैसे ही निकलता है। एक्स वाई को आप लिखेंगे C1 टाइम्स पहला वेक्टर प्लस C2 टाइम्स दूसरा, सॉल्व करेंगे C1 C2 को क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये किया था ये। ठीक है, चलें अब आगे। हाँ राइट। तो अब इसने जो काम किया है ना, ये थोड़ा सा आसान काम किया है, मैं जरा थोड़ा आपको मुश्किल तरीके से ला रहा हूं उधर ही। ओके सो लेट्स सी। अच्छा जी, क्या कहते हैं? ऑल चेंजेस, क्लियर अदर्स ड्राइंग्स, क्लियर माय ड्राइंग। ओके सो सवाल क्या था? सवाल ये था कि उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं। उसी सवाल को हम दोबारा लिख रहे हैं। बीटा, वही मतलब है हमारा v क्या है भाई? R2 है, सही है। और हमारा बीटा जो था वो याद है ना आपको? क्या था वो? था B1 B2। और हमने ये भी लिखा था कि B1 जो है वो किसके बराबर था? 3 1। और B2 किसके बराबर था? B2 जो था ना वो इसके बराबर था 0 1 के। ठीक है, और हमारे पास एक स्टैंडर्ड बेसिस भी थी ई क्या था भाई? E1 E2
वेयर E1 इज दिस 1 0 और E2 क्या था भाई 0 1। ठीक है जी, ओके जी। सही है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि साहब इफ x बीटा is equal to 2 3, then x is what? देखें, मैंने काम जरा मुश्किल अंदाज से लिया था। मैंने क्या लिखा था, एक्स वाई लिखा था ना, फिर मैंने कहा था कि एक्स वाई बीटा कैलकुलेट किया था। यहां पे इसने उल्टा किया, इसने क्या किया, एक्स बीटा दे दिया है आपको। ये आसान काम है, लेकिन बाज़ स्टूडेंट के लिए आसान मुश्किल हो जाता है। इसने आपको क्या दे दिया है, एक्स बीटा दे दिया। अब एक्स पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा जी? तो एक्स पता क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने जो बेसिस है ना वो लिख लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिखूं 3 1 और यहाँ पे क्या लिखूं 0 1। अब और ये जो है ना आपके पास, ये जो x है, ये बेसिकली ये जो 2 है ना, देखिए x बीटा का मतलब यही है कि जब मैं x को लिखूंगा ना एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये असल में 2 आएगा। ये मतलब है उल्टा। और ये वाला जो नंबर है ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। इसलिए कि कोऑर्डिनेट का मतलब यही है, ये वो वेट्स हैं, जब मैं बेसिस को मल्टीप्लाई करूँ ना इन वेट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, x 6 5। ठीक है ना, तो ये है जनाब 6 5। अच्छा, अब दूसरा सवाल क्या है, अगर ये कहता है कि इफ एक्स ई इज इक्वल टू 6 5, देन एक्स क्या होगा। देखें, आप ऐसा करें, इसको आप कैलकुलेशन कर छोड़ दें। आप यहीं पे बता सकते हैं कि अगर एक्स ई 6 5 है तो व्हाट विल बी एक्स, वो 6 5 ही होगा ना। इसलिए कि ई क्या है, वो स्टैंडर्ड बेसिस है। तो जो पुराने जमाने में वेक्टर लिखे जाते थे ना विदाउट मेंशनिंग एनी बेसिस, बेसिस क्या होती थी 1 0 0 1, तो 6 5 ही आएगा ना। लेकिन हम कैलकुलेशन से कर लेते हैं। कैलकुलेशन से क्या होगा, इसका मतलब है कि आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पहला E1 का जो मेंबर है, पहला ई का जो मेंबर है 1 0, और दूसरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, किससे होगा, 0 1 से। तो आप इसको कर लें कैलकुलेशन, ये आ गया 6 5। क्लियर हो गया ना, पुराना कंसेप्ट भी हो गया और नया कंसेप्ट भी हो गया। अब एक काम करते हैं ना, पुराना काम भी हो गया, नया काम भी हो गया। अब जरा इन दोनों को ड्रॉ करते हैं, असल कहानी जो है ना आप शुरू होगी। राइट, ठीक है, आपके पास ई की बातें हो रही होती है ना, तो आप इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। ये E1 वेक्टर होता है और ये क्या होता है आपका E2 होता है। ठीक है, और इसमें जो 6 5 की कहानी है ना वो भी सुन लें। 6 यूनिट्स इधर जाएंगे, आप 5 यूनिट इधर जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट्स क्या आ जाएगा 6 5। अच्छा, अब इसमें एक और भी कहानी आई है। एक कहानी देखें, ये भी आई है, ये वाली कहानी, ये वाली ये। इसका मतलब है B1 B2 भी बेसिस है ना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले B1 को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप B1 को ड्रॉ करेंगे ना, ओरिजिन तो यही है, तो B1 आपका कहीं यहां आएगा। इसलिए कि क्या है, 3 यूनिट आप इधर जाएंगे ना हॉरिजॉन्टल, और 1 यूनिट वर्टिकल जाएंगे। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये यूनिट वाला, ये आपका है E1, और ये वाला वेक्टर क्या है E2। यहां पर क्या हो रहा है कि आप इधर जाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, B1 आ जाएगा। अच्छा, और B2 को इन्होंने वही रखा है, B2 को वही रखा है 0 1। B2 1 E2 क्या है, सेम है। ये B2 हो गया। आया ना, आप गौर से सुनिएगा। जब आप ये लिखते हो ना बीटा 2 इज इक्वल टू 2 3, यानी इस 2 3 का मतलब क्या है कि आपने बीटा 1 के साथ 2 यूनिट चलना है। कितने यूनिट चलना है, 2 यूनिट। तो आप यहां पहुंच जाओगे कहीं, ये वाली।
और फिर दूसरा क्या 3 यूनिट्स, तो ये वाला हमने B2 के लॉन्ग चलना है, तो आप यहां से चलोगे 1 2 3 यहां पहुंच जाओगे। तो जनाब ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इधर हम क्या चल रहे थे, 6 टाइम्स जा रहे थे along E1 डायरेक्शन, फिर 5 यूनिट्स along E2 जा रहे थे। यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप कितने यूनिट्स जा रहे हो, 2 यूनिट्स along β1 जा रहे हो और 3 यूनिट्स along जो है ना आप β2 जा रहे हो, लेकिन पहुंचोगे वहीं पर। थोड़ी मेरी ड्राइंग सही नहीं है, अगर आपके पास जो नोट्स हैं वो देख रहे हैं, पहुंचोगे आप वहीं पर, ठीक है। तो अब सवाल है कि ये करते क्यों है, उसका मैं तरीका बताता हूँ, वजह बताता हूँ। मतलब ये कि कौन सी चॉइस लेनी चाहिए बेसिस की, ठीक है। बाजों का तो ऐसा होता है कि जैसे आपको याद होगा ना, आपको कहीं बताया गया होगा कि साहब ये चीज जो है, कौन सी चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप ही बता दें किसकी इक्वेशन है ये, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4। ये सही कह रहे हैं, सर्किल की है ये। भाई अगर सर्किल की होती तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता। इट इज नॉट ए सर्किल, ये एलिप्स है भाई, क्या है, एलिप्स है, ठीक है। और अगर ये लिखा होता, जैसे आपकी बात मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता तो क्या बन जाता, सर्किल। अगर मैं ये लिख देता y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, पैराबोला बन जाता। और अगर मैं लिख देता x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता, हाइपरबोला। लेकिन अगर मैं ये लिखता 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 3, अब बताइए क्या कहोगे, ये वाली टर्म जो है, अब क्या कहोगे, xy आ गए ना। अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना बताना, लेकिन वो तो स्टैंडर्ड होता है ना, जब तक प्रोडक्ट टर्म नहीं आती वो 4 आसानी से बता सकते हैं कि एलिप्स कब होगा, पैराबोला कब होगा, सर्किल कब होगा। तो अब इसके 2 तरीके होते हैं, या तो ये कि आप मैटलैब में चले जाएं, आप इसको प्लॉट करके देख लें, फैसिलिटीज है ना। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो आप करेंगे यार मैं एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करूंगा जिसमें ये क्रॉस टर्म क्या हो जाए, खत्म हो जाए। फिर उस नए सिस्टम में आप आसानी से इसको क्या कर सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे, चेक कर सकेंगे ये एलिप्स है या हाइपरबोला या पैराबोला। मैं असल में आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि व्हाई वी नीड सम अदर ट्रांसफॉर्मेशन, अदर बेसिस अदर देन 1 0 एंड 0 1। दूसरा एक और भी होता है, जब आप मशीन लर्निंग वगैरह में जाते हैं ना, डेटा साइंस में, तो उसमें ये होता है कि आप क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई ये डेटा पॉइंट्स इस क्लास को बिलोंग करते हैं और वो डेटा पॉइंट्स को करते हैं। तो अगर तो लीनियरली पॉसिबल है फिर तो स्टैंडर्ड बेसिस से काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो लीनियरली पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप, एक और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक और दुनिया में जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो देयर इज ए नीड टू डिस्कस बेसिस अदर देन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पता क्या होता है, आदमी चलता रहता है, प्रोग्रेस होती रहती है, लेकिन कभी कभी उसके दिल में आता है वापस चलो जहां से शुरू किया था। तो यहाँ पे हमने शुरू कहाँ से किया, स्टैंडर्ड बेसिस से किया है ना। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम कहीं पहुंच गए हैं किसी और बेसिस में, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ओरिजिनल ई एंड द फाइनल बी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये अब अगले पेज पे आप देखिए जरा। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया है, हमने ये किया है ना आपके पास के, मेरा दोबारा आता हूं, हमारे पास एक बेसिस थी 3 1 और दूसरी क्या थी 0 1। ये वही है ना, बीटा बेसिस है ना, ये B1 है और ये वाला क्या है, B2 है, ठीक है, ओके। आपको याद होगा ना, क्या याद होगा यार, पहले कॉलम को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो एक वेक्टर आया था ना जिसका नाम क्या था, 6 5।
ठीक है जी। तो ये जो 6.5 आया है और ये जो 2.3 आया है, इन दोनों में ये क्या है, सोच के बताइएगा। कहां पे मैं B लिखूं, कहां पे मैं E लिखूं, जल्दी बताओ। 6.5 के साथ क्या लिखूं, E लिखूं, और इसके साथ क्या लिखूं, बीटा। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी पिछली स्लाइड में ये देखा था ना कि जब मैं 6.5 को रिप्रेजेंट करता हूं 1001 में, तो 6.5 ही आएगा ना। लेकिन जब मैं 6.5 को रिप्रेजेंट करता हूं 3.1 और 0.1, तो मुझे 3.1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था और 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पुरानी बेसिस थी ना, जो हमारी फेवरेट स्टैंडर्ड, और जो नई बेसिस है, ये आपस में रिलेट कैसे होती है, थ्रू ए मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स क्या होती है, इसके कॉलम्स क्या होते हैं, बी की जो बेसिस है वो होती है। याद है ना, ये वाला पहला कॉलम B1 B2 है। इसी का नाम जो है ना, इसी को कहा जाता है पीबी। क्या कहा जाता है भाई, पीबी। और इसके राइट पे क्या होता है, एक्स बीटा, और इसके लेफ्ट में क्या होता है, एक्स ई। मगर ये एक दूसरी कहानी है कि जब एक्स होता है, सॉरी, जब एक्स ई होता है, तो हम इस बात का तकल्लुफ नहीं करते ई लगाएं। हम कहते हैं यार जब खाली एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो, फिर अगर हम उसको एज ए कोऑर्डिनेट वेक्टर ले रहे हैं, तो वो विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा, ई होगा ना। सही है। तो ये रिलेशन है जनाब। दोबारा से आप इसको ई कह लो या एक्स कह लो, ये क्या होता है कि अगर कोई और बेसिस है, तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर उस दूसरी बेसिस से इस तरह से रिलेटेड होता है। तो ये पीबी जो है ना, इसका एक नाम होता है। पीबी क्या कहलाती है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। अच्छा, कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम बीटा टू ई होगी। फ्रॉम, यहां लिख देते हैं, फ्रॉम बीटा टू ए, बीटा टू ई। अच्छा, इसको बीटा टू ई क्यों कह रहे हैं, ई टू बी क्यों नहीं कह रहे हैं? Why we are saying this is a change of matrix from beta to e? उसका रीजन है ना, इस मैट्रिक्स को जब मैं x बीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मतलब शुरू मैंने x बीटा से किया ना, पहुंच कहां गया, मैं x e पे गया। तो इसीलिए है कि फ्रॉम बीटा टू e। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी इसी रिलेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, x बीटा मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पी बी इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पी बी इनवर्स से, पी बीटा इनवर्स, ठीक है, ई एक्स, सॉरी। अब ये क्या बन गया है, अब ये स्टैंडर्ड बेसिस से बीटा बेसिस में चला गया। तो ये जो पी बी इनवर्स होगा, ये भी इसका उलट हो जाएगा। यहाँ पे तो लिखा था ना फ्रॉम बीटा टू ई, अब ये एक्स बी इनवर्स क्या हो जाएगा, फ्रॉम, उल्टा, फ्रॉम ई टू बी। तो यही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, राइट। सो एक्स बीटा इनवर्स क्या, इज ए चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेसिस टू द बेसिस बीटा। ठीक है, मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं। थोड़ा स्लो इसलिए हो गया कि वो पहले मैंने डाउनलोड नहीं किया था, कौन सा आर्टिकल 4.4। चलें, ये भी पुरानी याद आ गई। अब तो आदत भी नहीं रही भाई, लोहाना साहब को बड़ी आदत है लिखने की। चलें जी, इंशाल्लाह।